नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी के सिलसिले में आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि इसे एक मॉडल आंसर की तरह तैयार करेंगे ताकि परीक्षा में आप इसके हर पहलू को बहुत अच्छे से लिख सकें। अब देखिए, अक्सर परीक्षा में सवाल कैसा आता है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधानों और इसके संवैधानिक महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो चलिए इसी सवाल को आधार बनाकर एक जबरदस्त और सटीक जवाब तैयार करते हैं। तो एक अच्छा जवाब लिखने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि और परिचय, मतलब ये एक्ट क्यों आया, फिर इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, इसके बाद इसका महत्व क्या था और इसमें कमियां क्या थी, और आखिर में एक ठोस निष्कर्ष और इसकी प्रासंगिकता फिर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव, उसकी बैकग्राउंड को समझना जरूरी होता है। आखिर ये एक्ट लाया ही क्यों गया? बात यह है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि भारतीयों को साथ लिए बिना यहां शासन चलाना बहुत मुश्किल होने वाला है। असल में 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति बदली और सहयोग की नीति अपनाने का फैसला किया। उन्हें यह डर था कि अगर भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया तो ऐसा विद्रोह दोबारा हो सकता है। तो बस इसी सोच के तहत ये अधिनियम लाया गया ताकि भारतीयों को शासन में थोड़ी बहुत भागीदारी दी जा सके। चलिए अब आते हैं जवाब के सबसे अहम हिस्से पर, यानी इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे। इसे समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। एक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या बदलाव हुए, और दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्तियों में क्या फेरबदल हुआ। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो था वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विस्तार को लेकर था। इसी एक्ट ने काउंसिल का ढांचा बदला और पहली बार भारतीयों के लिए दरवाजे खोले। आइए देखते हैं कि ये बदलाव असल में थे क्या। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कदम था गवर्नर जनरल की काउंसिल को बड़ा करना, और सबसे ऐतिहासिक बात यह थी कि पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात हुई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक बढ़ा दी गई, जिनमें कुछ गैर सरकारी सदस्य भी थे। मिसाल के तौर पर बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जैसे लोगों को शामिल किया गया। हाँ, इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था, जो दिखाता है कि उनकी भूमिका बहुत सीमित थी, पर हाँ, ये एक शुरुआत जरूर थी। अच्छा, तो ये तो हुई काउंसिल की बात। अब देखते हैं दूसरे प्रावधानों को जो गवर्नर जनरल की शक्तियों से जुड़े थे। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ भारतीयों को शामिल करने का दिखावा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ असली ताकत गवर्नर जनरल के हाथों में ही रखी गई थी। यहां पर ना पावर का जो बैलेंस है वो साफ साफ दिखता है। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता था जब तक गवर्नर जनरल हाँ ना कह दे। उनके पास किसी भी कानून को रोकने के लिए वीटो पावर थी। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में तो वो बिना काउंसिल से पूछे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते थे, जो 6 महीने तक लागू रहता। मतलब प्रतिनिधित्व के नाम पर भी कंट्रोल पूरा का पूरा अंग्रेजों का ही था। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि मद्रास और बॉम्बे को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस मिली, जिससे विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब एक अच्छा बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए हमें दोनों पहलू देखने होंगे, इसके फायदे क्या थे और इसकी कमियां क्या थीं। तो चलिए अब इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये एक्ट असल में कितना आगे ले गया और कहां इसने निराश किया। तो ये जो कंपैरिजन है, ये इस एक्ट के डबल साइडेड नेचर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ इसका महत्व देखें तो ये वाकई एक शुरुआत थी। पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव बॉडीज में जगह मिली, भविष्य के संवैधानिक सुधारों की नींव यहीं से पड़ी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी सीमाएं भी बहुत बड़ी थीं। विधान परिषदों के पास कोई असली ताकत थी ही नहीं। भारतीय सदस्य सिर्फ सलाहकार थे, ना वो सवाल पूछ सकते थे, ना बजट पर बहस कर सकते थे। सारी की सारी असली शक्ति तो गवर्नर जनरल के पास ही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस एक्ट से जुड़ा हुआ, विकेंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है? देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ना सारी पावर को सेंटर में यानी कैलकाटा में लाने की कोशिश हुई थी। इस एक्ट ने उस प्रोसेस को उलटना शुरू किया। इसने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी। ये भारत में प्रांतीय स्वायत्तता के विकास की तरफ एक छोटा ही सही पर बहुत जरूरी कदम था। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अब हम आते हैं अपने आंसर के फाइनल पार्ट पर, यानी कंक्लूजन पर। एक अच्छा कंक्लूजन हमारी सारी बातों को शॉर्ट में बताता है और इस एक्ट की ऐतिहासिक विरासत को भी सामने रखता है। तो हम आखिर में ये कह सकते हैं कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश सरकार का एक बहुत ही सोचा समझा और कॉशियस कदम था। इसने भारतीयों के सहयोग की जरूरत को पहचाना और एक ढांचा भी बनाया, पर साथ ही ये भी पक्का किया कि आखिरी कंट्रोल हमेशा ब्रिटिश क्राउन का ही रहे। ये भविष्य के सुधारों के लिए एक नींव का पत्थर तो था, पर खुद में कोई बहुत बड़ी शक्ति का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं था।
और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस अधिनियम को उदार निरंकुशता या अंग्रेजी में कहें तो बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म का एक उदाहरण माना जा सकता है? क्या इस सच में भारतीयों की भलाई के लिए था, या फिर ये बस बढ़ते हुए असंतोष को शांत करने और ब्रिटिश राज को और मजबूत करने का एक चालाक राजनीतिक दांव था? इस पर सोचना इस विषय की गहरी समझ के लिए बहुत जरूरी है।